सबसे पहले मिलिट्री कोर्ट्स पे ज़रा बात कर लें, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट्स और आगे बढ़ बढ़ के जो है, तो राणा साहब आप जैसा जो वर्कर है जो खुद भी 99 से टॉर्चर का निशाना बनते रहे, तशद्दुद का निशाना बनते रहे, और एक जमहूरी पार्टी आपकी, आप आज भी सपोर्ट करते हैं कि मिलिट्री ट्रायल सिविलियंस का होना चाहिए? मतलब मेरी राय जो भी इस बारे में हो सकता है, मैं इसकी फेवर में हूँ, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर, और गिवन द फैक्ट के, या ऐसा तो नहीं कि आप इसको इसलिए सपोर्ट करते हैं कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ में फंसी हुई है तो आप सपोर्ट करते हैं कि सिविलियंस का ट्रायल होना चाहिए मिलिट्री उस पर? नहीं, देखिए, इस बात को जो है वो तसर इस तरह से कायम किया गया है कि जिस तरह से आम लोगों को यहाँ पे जो है वो पकड़ा जाएगा और पकड़ के उनको जो है वो मिलिट्री कोर्ट ले जाके तो वहाँ पे उनको जो है वो सज़ा दिलवाई जाएगी या उनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया जाएगा। सही। यानी ये तसर जो है ये इंतहाई जो है वो लगब और गलत है। मामला ये है कि एक ऐसा मुजरम जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमलावर हो, अब जिन लोगों ने जाके वहाँ पे आर्मी हाउस को आग लगाई लाहौर में, और आर्मी हाउस जो है वो क्या वहाँ पे सिर्फ वो रहायशगाह थी, वहाँ पे कैंप ऑफिस भी तो था ना। अगर रात के 2 बजे जो है वो मुल्क के ऊपर हमला होता है इस साइड से, और उस हाउस में बैठा बंदा जो है वो हेड है, वो उसने हर चीज़ को जो है वो उसकी ज़िम्मेदारी है, तो क्या उसने वहाँ से दौड़ के ऑफिस जाना है? वहाँ पे जो कैंप ऑफिस है वहाँ पे वो कौन से ऑपरेटर्स और कौन सा जो है वो इंफॉर्मेशन नहीं होगी जो कि मुल्क के दिफा के लिए जो है वो ज़रूरी है। तो मामला यह है कि क्या ये उस एरिया में इंटर नहीं हुए? इन्होंने वहाँ से जो है वो हसास जो ऑपरेटर्स था वहाँ से उन्होंने उठाया नहीं है, उसको जलाया नहीं है, उसकी इंक्वायरी जो है वो थाने में जो है वो अल्लाह देता थानेदार ASI जो है वो करेगा वो, और उसका ट्रायल जो है वो आगे किसी जो है वो सिविल कोर्ट में जो है वो चलेगा। मामला ये है कि जो लोग ट्रेसपास करें मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर, वो शहदा की जो है वो यादगारों के ऊपर, वहाँ पे जाके जूते बरसाएं, डंडे बरसाएं, पूरी कौम को रुलाएं, तो उन लोगों को जो आर्मी एरियाज़ में दाखिल हो के किसी ऑफेंस को कमिट करें, अगर उनका ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत नहीं होना, तो आप मुझे बताएंगे फिर आर्मी एक्ट जो है ये 1952 से तकरीबन 72-73 साल से जो है ये मौजूद है, फिर किस लिए मौजूद है? 1967 में पहली दफा सिविलियंस को भी शामिल किया। आप ये सही कह रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने या राणा साहब, लेकिन फिर सुप्रीम पार्लियामेंट ने नल एंड वाइट क्यों नहीं किया? राणा साहब, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में उनको ये सारी बातें नजर क्यों नहीं आई जो आपको नजर आ रही हैं? ये एक मखसूस माइंडसेट का बेंच है। ये बेंच जो है ये अपनी एक मखसूस सोच और जो है वो एक माइंडसेट के तहत इन्होंने जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट किया। ये मैं नहीं कह रहा या PMLN नहीं कह रही, हर रिटायर्ड सीनियर चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, किसी से आप जो है वो राय ले लें, सारे ये बात कह रहे हैं कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट कर दिया। तमाम बार्स ये बात कह रही हैं, तमाम जो सीनियर लॉयर्स हैं वो ये बात कह रहे हैं। उसके बाद इन्होंने अब सिर्फ 9 मई को जेन में रख के तो इन्होंने कलभूषण तक को जो है वो इन्होंने जो है वो रिलीफ फराम कर दिया है। और 21D जो है वो पिछले यानी 1967 से वो अमेंडमेंट हुई है, और पिछले कोई ये जितने भी कोई 60 साल बनते हैं, तो इसमें वो बार बार चैलेंज हुआ, हाई कोर्ट्स में चैलेंज हुआ, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ, और इससे बड़े बेंचेस ने, यानी एक बेंच, एक लार्जर बेंच जब एक ओपिनियन होल्ड कर ले तो उसके बाद उससे नीचे किसी बेंच को या उस कोर्ट को जो है उस राय से इनराफ करना जो है वो बनता ही नहीं है। इन्होंने इसके बावजूद किया। ये 21D जो है ये इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुई है, और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसे अपहोल्ड किया। अच्छा राणा साहब, मिलिट्री जो इसकी नजरसानी की अपील जारी है 1952 जी, ये बार बार जो है ये अदालतों में गया है। आपने अभी कुलभूषण का नाम लिया हुआ है, और ये जो जुडिशियल रिव्यू है जी जी, ये अदालती यानी जो एक
आप कह लें कि एक यानी ओवरव्यू है, उसके तहत ही हुआ है ये। हाँ ठीक है। राणा साहब मुझे एक बात बताएं कि आपने कुलभूषण Judicial यादव का review नाम, की जो प्रोविजन है। राणा साहब को मेरी आवाज़ आ रही है? आपको सर मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी। अच्छा, राणा साहब कुलभूषण यादव का आपने जी। नाम लिया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ऑब्वियसली कुलभूषण यादव भी फिर तो ट्रायल नहीं हो सकेगा अगर वो एक सिविलियन स्पाई है या कोई और जो मिलिट्री की इंस्टॉलमेंट्स में जितने सिविलियंस काम कर रहे हैं वो भी नहीं हो सकेंगे। इवन जो रिटायर्ड अफसर्स हैं वो जब सिविलियन बन जाते हैं, अगर उनके ऊपर कोई ऐसा मामला चल रहा हो तो वो भी नहीं कर सकेंगे। आपके ख्याल में इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी किस तरह खतरे में पड़ सकती है अगर ये ओपन ट्रायल होने शुरू हो जाएं उन मामलात के ऊपर जिनमें सिविलियंस इन्वॉल्व है लेकिन मामला मिलिट्री स्पाइंग का है, एस्पियोनेज का है, या मिलिट्री के खिलाफ कोई केस या मुलजिम है? नेशनल सिक्योरिटी किस तरह खतरे में पड़ सकती है इससे? देखें, इस किस्म का जो ट्रेसपास है उसके ऊपर मैं ज़्यादा जो है वो डिटेल में जाके मैं नहीं समझता कि वो मुनासिब होगा कि अगर मैं यहीं पे ये बात करूं कि आर्मी हाउस लाहौर को जिस तरह से आग लगाई गई, जिस तरह से पेशावर में जो है वो कोर कमांडर हाउस के ऊपर हमला किया, वहाँ पे कामयाब नहीं हुए तो साथ एक हमारी हिस्टोरिकल जो अपना बिल्डिंग थी रेडियो पाकिस्तान की, उसको आग लगा दी। उसके बाद एक आर्मी यूनिट के ऊपर जो है वो इन्होंने ट्रेसपास किया, रावलपिंडी में किया हुआ। आप मुझे बताएं कि ओपन कोर्ट में इस केस के जो गवाहान हैं उनके ऊपर जब जिरा होगी, जब बहस होगी और वो सारी जो है वो पब्लिक होगी, तो आप मुझे बताएं कि फिर बाकी रह क्या जाएगा? वो फिर सारी दुनिया जो है वो देखेगी कि यहाँ वहाँ पे क्या हुआ और किस तरह से हुआ और क्यों कर हुआ। और राणा साहब मेरे ख्याल से तो मामला ये है कि जब भड़ के मिलिट्री कोर्ट जो स्पाइज हैं, यानी कि जो आपके सिविलियन स्पाई पकड़ा जाए, अब उसका अगर ओपन ट्रायल होगा तो वो तो फिर सारा ही कुछ आ जाएगा कि इसने स्पाई किस तरह किया, इसने आईएसआई को या फौज को खुदा ना खास्ता ब्रीच कैसे किया, वो तो फिर सब पब्लिक डोमेन में आ जाएगा ना सारी बातें। जी बिल्कुल। देखें ना, जब उसे ओपन कोर्ट में जिरा का उसे हक मिलेगा या उसके वकील को मिलेगा, तो उसके बाद फिर वो कौन सी चीज़ है जो वो रिकॉर्ड पे नहीं लेके आएंगे। और फिर दूसरी बात ये है कि जब एक यानी एक वैलिड लीगल ऑर्गन मौजूद है, एक एक्ट मौजूद है, और उस एक्ट के तहत जो है वो पिछले 70 साल से 60 साल से जो है वो ट्रायल हो रहे हैं और डिफरेंट कोर्ट्स ने उनके जुडिशियल रिव्यू लिए हैं, हाई कोर्ट्स में हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में हुए हैं, और उसके ऊपर लोग बरी भी हुए हैं, लोगों की सजा जो है वो बरकरार भी हुई है। बिल्कुल ठीक। तो मामला ये है कि अगर इस बेंच ने या सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला करना ही था तो ज़्यादा से ज़्यादा उनको चाहिए था कि अगर उन्होंने कोई चीज़ें नोट की थी कि जनाब ये जुडिशियल रिव्यू जो है इसको अपील में कन्वर्ट कर दें, चलें, तो उनको चाहिए था कि 9 मई वालों को निकाल देते बीच में से, 9 मई वालों को निकाल देते, लेकिन इसको बाकी लोगों पे तो अप्लाई रखते चले। हाँ जी। अच्छा राणा साहब, ऐसा कर लेते, 9 मई वालों को निकाल देते, पूरा कानूनी स्ट्राइक डाउन कर दिया फैसले ने। हाँ, निकालना जो है ये तजावुज हो जाता। राणा साहब को लगता है कि ये पार्लियामेंट को रेफर कर देते कि ये हमारी ऑब्जर्वेशन है, आप इसके ऊपर जो है वो आप इनको ज़ेरे गौर अपील में आपको चांसेस है जो है वो इसके कि ये फैसला जो है सेट असाइड हो जाएगा। देखें जी, मेरी नज़र में तो ये फैसला जो है इन द आई ऑफ लॉ ये ऑपरेटिव ही नहीं है। उसकी वजह ये है कि अगर एक सुप्रीम कोर्ट का सेम स्ट्रेंथ या लार्जर बेंच जो है वो एक फैसला करे, एक लीगल नुक्ता नज़र जो कि पहले हो चुका है मिलिट्री ट्रायल के हक में, उसके बाद उससे स्मॉलर बेंच जो है वो अदरवाइज जो है वो फैसला नहीं कर सकता। बिल्कुल राणा साहब, एक ब्रेक लूंगा, ऐसे ही हुआ है, एक ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद मेरे साथ से तो ये फैसला जो है इन द आई ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन ये ऑपरेटिव नहीं है। ऑपरेटिव नहीं, ये आपने बड़ी अहम बात की कि इन द आई ऑफ लॉ ऑपरेटिव नहीं है।